नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग इकाई फर्स्ट के विषय में जान रहे हैं। अब तक हमने कई टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का विषय है ताम्रपाषाण युग अथवा चैल्कोलिथिक एज। साथ ही हम लोग ताम्रनिधि संस्कृति के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार अथवा हथियारों के निर्माण में पत्थरों के साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग कहा जाता है। नवपाषाण युग के अंत में तांबे का प्रयोग बढ़ने लगा, जिसे तांबे और पत्थर के उपयोग की स्थिति कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग से पहले तकनीकी दृष्टिकोण से हड़प्पा संस्कृति को नहीं माना जा सकता, लेकिन भारत में हड़प्पा की संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां बाद की हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग खेती और किसानी करते थे। उनका मुख्य भोजन गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग सहित दलहन एवं तिलहन था। ये लोग मांस प्राप्ति के लिए भेड़, बकरी, ढोर, डंगर तथा सूअर पाला करते थे। हिरण का शिकार भोजन के लिए किया जाता था। वे ऊंट से अनभिज्ञ थे। सामान्यतः इस संस्कृति के लोग घोड़े से अपरिचित थे। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि ताम्रपाषाण युग के लोग देश की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं एवं नदियों की घाटियों के किनारे समूह में रहा करते थे। वे वस्त्र निर्माण से परिचित थे। साथ ही वे मिट्टी के खिलौने और टेराकोटा की मूर्ति बनाना भी जानते थे। इस काल के लोग कुंभकार, धातुकार एवं कुशल शिल्पी थे। वे अनेक प्रकार की कलाकृतियां भी बनाना जानते थे। ताम्रपाषाण काल के अधिकांश मृदभांड काले एवं लाल रंग के थे, जिन पर सफेद रंग से कभी कभार चित्रण भी किया गया है। मिट्टी की स्त्री रूपी मूर्ति से यह ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। संभवतः वृषभ का उनके जीवन में धार्मिक महत्व था। भारत में ताम्रपाषाण काल की कई बस्तियां मिली हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से कुछ हड़प्पा संस्कृति के पहले, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन तथा कुछ हड़प्पा संस्कृति के बाद की हैं। इन ताम्रपाषाणिक बस्तियों को प्राप्ति के आधार पर राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र में बांट सकते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रपाषाणिक बस्ती गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानी जाती है, जहां से तांबे के प्रभूत मात्रा में मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त बनास नदी के किनारे आहाड़ नामक पुरा स्थल था, जिसे ताम्बवती कहा जाता था। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में तांबे के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। अन्य अनेक स्थलों से, जैसे उदयपुर जिले के ताम्रपाषाणिक स्थल बालाथल को राजस्थान के क्षेत्र से ढूंढा गया है। मध्य प्रदेश में मालवा एवं कायथा महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनमें नवदा टोली से ताम्रयुगीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में निवासा, सोनगांव, इनाम गांव आदि से ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के गिलुंड से भी ताम्रपाषाणिक बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यदि तिथि क्रम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आहार, फिर कायथा,
फिर मालवा और अंत में जोरवे की संस्कृति को रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों से ताम्र पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण काल के बाद ताम्र निधि युगीन संस्कृति प्रकाश में आई, जो गिरवे रंग के मृदभांड संस्कृति से समीकृत की जाती है। इस प्रकार की ताम्र निधियां उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 35 अथवा 36 मिली हैं। दक्षिण भारत से 1 या 2 ताम्र उपकरण मिले हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से तलवारें हैं। उड़ीसा से 2 धारी कुल्हाड़ी मिली है। पाकिस्तान के बहादराबाद क्षेत्र से भी कुछ ताम्र निधियों के मिलने की बात कही जाती है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड सहित समस्त उत्तर भारत से ताम्र निधियां मिली हैं। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक स्थान से 420 से अधिक उपकरण एक ही ताम्र निधि के साथ प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सैफई जिले में उत्खनन करते हुए बीबी लाल को गेरुए रंग के मृदभांड वाली संस्कृति के स्तर से ताम्र उपकरणों की प्राप्ति हुई है। हरदोई से भी लगभग 86 ताम्र उपकरण मिलने की बात इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू में उद्धृत है। भारत में सबसे पहले कानपुर के बिठूर से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात अनेक विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने ताम्र निधियों एवं ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों पर अध्ययन कार्य प्रारंभ कर दिया था। निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि ताम्र निधि एवं ताम्र पाषाण काल में समाज में अनेक प्रकार के बदलाव आए। ये लोग धातु कला से परिचित थे। वाणिज्य व्यापार आदान प्रदान की व्यवस्था पर आधारित था। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं थीं। इसके अतिरिक्त ये लोग कुशल शिल्पी एवं कारीगर थे। ये संस्कृति नवपाषाण काल के बाद में आई थी, इसीलिए नवपाषाण कालीन चरण से ज्यादा विकसित ताम्र पाषाण काल के मानव थे और ताम्र पाषाण काल के ही समकालीन सिंधु सभ्यता को माना जाता है, जिसको हम कांस्यकालीन सभ्यता मानते हैं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।